बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे पैमरा तरमीमी बिल 2023 जिसको पेश कर दिया गया और जिसे कायमा कमेटी ने मंजूर भी कर लिया। इसके ऊपर बहस जारी है मीडिया में। कल से जब से ये ड्राफ्ट बिल सामने आया है तो इसके ऊपर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। और इसके बाद जो आज वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी मुदल्लिल और जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने पूरा बैकग्राउंड दिया जिस तरह से मुख्तलिफ एतराज़ात कुछ सहाफ़ियों की जानिब से सामने आ रहे थे कि ये शायद उजरत में बिल लाया गया है, इससे कोई सियासी मफाद या मकासद हासिल करने के लिए ये बिल इतनी जल्दी लाया गया है। उसका पूरा बैकग्राउंड दिया और वज़ीर इत्तलात ने तमाम नुकात को मेंशन किया, कोई तिश्नगी ताकि इसके अंदर ना रहे। उन्होंने इसके हवाले से जो सबसे पहले बात की, उन्होंने कहा कि जो टोटल लाइसेंसेज जिन मीडिया चैनल्स को जारी किए गए हैं वो 140 लाइसेंसेज हैं, जिसके अंदर 35 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल हैं, 52 तफरीह के हैं, 25 रीजनल चैनल्स हैं, 6 नॉन कमर्शियल हैं, 5 स्पोर्ट्स हैं, 7 सेहत और ज़राअत के हैं, 10 कमर्शियल एजुकेशन चैनल्स हैं और उसके बाद ये अगर टोटल करें तो 140 बनते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया का जो मंजरनामा है वो बदल गया है, ये तमाम चैनल्स आप सोशल मीडिया पर भी दिखाए जाते हैं। फिर उन्होंने इस बिल के पस मंज़र के हवाले से बात की कि किस तरह से पिछले 11 महीने से इसके ऊपर अर्क रेजी के साथ काम किया गया और जिन तंजीमों ने, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको ऑन बोर्ड लिया गया और जिनके साथ बार बार मुलाकातें की गई, उन्होंने डेट्स मंथ्स के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि पीबीए को इसके अंदर शामिल किया गया, एपीएनई को इसके अंदर शामिल किया गया, सीपीएनई को शामिल किया गया, एमएंड को शामिल किया गया, पीएफयूजे को इसके अंदर शामिल किया गया। इसके बाद फॉलोअप मुलाकातें भी हुई और ये मुलाकातें जून 2022, जुलाई 2022, अगस्त 2022, दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के अंदर भी हुई। उसके बाद फिर एक एक नुक्ते को, एक एक तरमीम को, एक एक जो न्यू एडिशन किया गया है उसको इंटरनेशनल लॉस के हवाले से, जो इंसानी हुकूक हैं उनके हवाले से, यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, उसके हवाले से, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से, इन तमाम को उसके साथ सिंक्रोनाइज किया गया। और उसके अंदर जो जो चीज़ें मिसिंग थी, जो पिछला 2002 का ऑर्डिनेंस था उसके अंदर जो चीज़ें मिसिंग थी उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, जैसे कि डेफिनेशंस मिसिंग थी, मिस इन्फॉर्मेशन की, डिस इन्फॉर्मेशन की, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक का ख्याल रखा गया है। ये बिल जो है ये हुकूमत का नहीं बल्कि पाकिस्तान के मीडिया का बिल है, पाकिस्तान की आवाम का बिल है, पाकिस्तान के सहाफ़ियों का बिल है और इसे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद तैयार किया गया। इस पे ऊपर जो एतराज़ात आए हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हामिद मीर साहब इसके हवाले से कहते हैं कि हुकूमत ने पैमरा में मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की है, पैमरा को तमाम चैनल्स का एडिटर बनाने की कोशिश की जा रही है, पैमरा अब चैनल का मवाद को भी कंट्रोल करेगा, बिल में बेशुमार पाबंदियां लगाने का इशारा किया गया है और मजीद एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। पहले मौजू में सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें ज्वाइन किया स्काइप के जरिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, स्काइप ही के जरिए शनीला हमार साहिबा हमारा साथ दे रही हैं, स्टूडियोज़ में हुमायूं खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने ज्वाइन किया है और लाहौर स्टूडियो से सज्जाद अनवर साहब प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे होगा, पैमरा तरमीमी बिल में डिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक कानून साजी से क्या बामकसद सहाफत का आगाज होगा? देखें, इसमें तो किसी को शक नहीं है कि पिछले काफ़ी अरसे से मालूमात के और ख़बरों के नाम पर बहुत सारी जो गलत ख़बरें और गुमराह कुन ख़बरें वो तज्ज़ियों में भी और ख़बरों में भी चलाई गई हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है और हमारे जितने भी जयद सहाफ़ी हैं वो भी इसका इकरार करेंगे। मुझे पिछले दिनों एक ख़बर मिली एक साबिक आर्मी चीफ़ के हवाले से। एक हमारे दोस्त ने ये फरमाया कि वो अमेरिका से बैठकर हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ को कोई सलाह मशवरे दे रहे हैं किसी ख़बर के हवाले से। तो मेरी क्योंकि उनसे सलाम दुआ थी तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अपने घर बैठा हुआ हूँ लाहौर में, तो और मैं क्यों इस तरह के मशवरे दूंगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तैयारा, उसके साथ जी वो कतर में कोई इसराइल का
का जहाज खड़ा था और वगैरह, इस तरह की बेसरूपा बेबुनियाद किस्म की खबरें भी चलती रही हैं। तो ये तो एक हकीकत है कि ऐसी होती हैं। अब उनकी रोकथाम किस तरह से की जाए? मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये कहा कि जी उनकी बहस मुबाहसा भी हुआ है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से, और अभी अगर कोई तनकीद हो रही है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसी से एक मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। कौमी असम्बली में भी इस पर गुफ्तगू होगी, मीडिया में भी होगी, सेनेट में भी होगी, लेकिन कानून साजी का जो इदारा है वो बहरहाल पार्लिमान है। और ये बात तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ये ऊपर से आसमान से अचानक नहीं आया, पिछले कोई साल भर से इस पे काम हो रहा था। तो चलो अच्छी बात है, जिनको नहीं भी पता था तो ये सामने आ गई है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मिसाल के तौर पर जो प्राइवेट मीडिया के इश्तिहार को जोड़ा गया है कि जी आप मुलाजमीन को तनख्वाह देंगे। ये जो मीडिया हाउसेस के नाम पे जो स्वेट शॉप्स बने हुए हैं ये बंद होने चाहिए। अगर आपकी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऐसी नहीं है कि लोगों को तनख्वाहें दे सके, तो फिर सिर्फ इश्तिहार इकट्ठे करने के लिए और अपने दूसरे जो कारोबार हैं उनको बचाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करना, ये एक बददियानती है। तो मुझे कोई इस पर परेशानी नहीं है कि इस पर बहस हो रही है, होनी चाहिए, ताकि उसके नतीजे में ये जो एक्ट है वो बेहतर शक्ल में लोगों के सामने आए। हमने देखा पीबीए का एक बयान आ चुका है, दूसरे जो इदारे हैं, खुद पीएफयूजे को कहा गया है और पीबीए को कि नया जो बोर्ड होगा उसके अंदर उनको शामिल किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं पीबीए को भी किरण पीबी भी इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुका है। पीबीए का मौक़िफ़ तो बड़ा पॉजिटिव इस हवाले से आया है और उन्होंने तो एक तरह से इसको इंडोर्स किया है, और जो इस बात की गम्माज़ है कि इसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी इनपुट रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, शनीला साहबा आपकी तरफ आते हैं। ये फरमाइएगा, सोलंकी साहब ने बात की कि कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए और उसके बाद फिर जो भी चीज़ सामने आएगी वो बिल्कुल देखी जाएगी। ये जो क्रिटिसिज्म है इसको कंस्ट्रक्टिव कितना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है लगता है ऐसे कि जैसे शायद वो बिल अभी तक पढ़ा भी नहीं गया, जिसका इजहार जो है वज़ीर इत्तलात ने भी किया है। जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये बात हो रही है कि आज़ादी सहाफ़त की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, ये बिल्कुल काला कानून है, क्या न्यूज़ चैनल को मुसद्दका शर्त लगाना गैर कानूनी नहीं है। इस तरह की जो बातें आ रही हैं, जो एतराज़ आ रहा है, कितना जस्टिफाइड है ये? देखिए, ऐसे इतराज सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों की तरफ से या उन्हीं चैनल्स की तरफ से आ रहे हैं जो कि मामूर थे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ फैलाने पर। और ये काम 2012 से हम लोग देख रहे थे कि जब इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता था, पूरे टीवी के प्रोग्राम किए जाते थे। आप यहाँ से देखें कि डॉन लीक्स के ऊपर एक एंकर ने एक चैनल पे पूरा 1 साल प्रोग्राम किया था, जबकि वो कोई ऐसी बड़ी खबर या कुछ भी नहीं था तबाहकुन। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो था लोगों में डिसक्रेडिट करना था, उसके खिलाफ लोगों में नफरत पैदा करनी थी, तो उसकी वजह से उसके ऊपर प्रोग्राम पूरी कैंपेन चलाई गई। हमने देखा कि चैनलों पे बैठे हुए एंकर्स होते थे, पलंदे के पलंदे लहराते थे और कहते थे कि ये सबूत आ गए, इसकी करप्शन के सबूत आ गए, ये इन्होंने यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, पूरे चार्ट बनाए जाते थे, प्रेजेंटेशन बनाई जाती थी, लेकिन जब कोर्ट में जाता था कोई भी सबूत वो सामने नहीं लाते थे। तो शिंगला साहब ये भी जरा बता दें कि इस वक्त जो चैनल सबसे आगे है तनकीद के अंदर, जब पीएमडीए को अनाउंस किया जा रहा था वो चैनल उस वक्त क्यों खामोश था? देखिए, वो चैनल जो है ना, ये सारे मसला सिर्फ उनका ये है कि अब उनको इतनी समझ नहीं होगी कि इतनी ज्यादा इसके अंदर कानून साजी हो जाएगी मिस इन्फॉर्मेशन को लेके, और मिस इन्फॉर्मेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद ये कि उसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा, और जुर्माना भी ये कि 10 लाख से 1 करोड़। फिर ये बात भी उसके अंदर आ गई है कि पहले हम कह देते थे कि जो सहाफी हो कोई भी खबर आके बैठ के देता था, जो भी गपबाजी उसने करनी होती थी वो करता था, जो फेक खबर फैलाता था तो वो कह देते थे कि इनकी जाती आ रहा है। प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर चला दिए जाते थे और उसके अंदर बैठ के जो भी आपने कहना होता था आप कह देते। अब ये चीज उसमें शामिल हो गई है कि जो भी रिपोर्टर या एंकर उस चैनल का जो खबर देगा वो उस चैनल की खबर समझी जाएगी। तो चैनल को अब ये समझ आ गया है कि अब हम वो प्रोपेगेंडा जो हम पूरे मुनज़्ज़म तरीके से जाती ख्यालात कह के, तो क्या ये इज़हार राय की आजादी के ऊपर कदगन है? अगर आप गैर मुसद्दका चीज चलाएं तो आपको आजादी होनी चाहिए।
ये कैसी आजाद राय के ऊपर कदगन आप इसको लगा सकते हैं कि सिर्फ आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप मिस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं। आपने जिस बंदे के बारे में बात करनी है आप पहले उससे भी बात करके उसकी आरा ले लें, फिर उसके बाद चलाएं। देखें ऐसे जब 2008 के इलेक्शन हो रहे थे तो मैं एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, वो इलेक्शन को कवर करने के लिए आए हुए थे, CNN की मैं बात कर रही हूँ जी। तो जिस उन दिनों में आपको पता है कि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा होती थी, तो फौरन हमारे चैनल पर टिकर चलते थे, वहां धमाका हो गया, वहां धमाका हो गया। वो खबर नहीं देते थे जब तक कि उस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर से बात नहीं हो जाती थी। एक दफा बाजोड़ में बहुत बड़ा उस वक्त ब्लास्ट हुआ, तो उन्होंने ऑन एयर जाना था, 9 बजे का प्रोग्राम था, बीपर देना था उनके रिपोर्टर ने, लेकिन जब तक सेक्रेटरी दाखिला जो सो चीमा साहब थे उनसे कंफर्म नहीं हो गया कि कितनी डेथ हुई है, उन्होंने अपनी बीपर में वो नहीं बताया कि कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक तो हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे क्या ब्रेक पे जल्दी से जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ये जो एतराज किया जा रहा है, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इस बिल को परखा जाए तो किस हद तक ये बिल जो है उन तमाम एतराज़ों का जवाब देता है। ब्रेक के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. वेलकम बैक जी। हुमायूं खान साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये फरमाइएगा, जो एतराज़ात इस वक्त तक सामने आए कि आपकी नज़रों के सामने से भी गुजरे होंगे इस बिल को लेकर, तो कहीं ये तकाजा तो नहीं किया जा रहा कि आप हमें शुतर बेमुहार छोड़ दें, जो हमारा दिल करे, जब किसी की पगड़ी उछालनी हो, किसी का मीडिया ट्रायल करना हो, इदारे हों या अशखास हों, तो हमें इजाज़त होनी चाहिए, हम करें, और बाद में एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दें कि जी ये गलती हो गई और इसको हम इस पर माजरत करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि पीड़ा और ते फकियाँ और, कि असल मसला है कि आपने कैसे इंश्योर कर लिया ये जो मुलाजमीन इनके हुकूक को, आपने कैसे इंश्योर कर लिया कि 2 महीने के अंदर अंदर आपने तनख्वाहें देनी, और कैसे इंश्योर कर लिया कि आप अपना बिजनेस मॉडल ठीक करें। थैंक यू
यासिर साहब, बेसिकली तो ये जो है ना, पाकिस्तानी मीडिया लैंडस्केप और बड़े नाम आपके साथ बैठे हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं क्या हुआ। मुर्तज़ा साहब ने अभी बताया, इट्स अ वेरी नेसेंट मीडिया हमारा जो है, अभी इसको जो है 20 साल गुजरे होंगे, और उसके अलावा जो दुनिया में इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बहुत तेज़ी से हुई हैं, स्पेशली पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ के तौर पे देखें हम। अगर इस वक्त अमेरिका के अंदर जो गुफ्तगू चल रही है रूस के इलेक्शन से लेके, जो रूस की इंटरफेरेंस थी, फिर उसके अलावा चाइना, फिर तो मेरा ख्याल है ये जो बहस हुई है, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पे बहस हो रही है, और उस बहस का एक और जो अच्छा मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, जो जिस तरह आपके सवाल के अंदर था कि वो चाहते हैं कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है या उनको इसका अंदर कोई हिस्सा दिया जाता, तो बेसिकली देखें कि हमारे मीडिया का कुछ पोर्शन तो ऐसा हो गया कि वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया और उसके इंटरेस्ट कमर्शियल हो गए। इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के अंदर ये जो एक्ट है, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, एक तो ये एक्ट बनेगा, अभी तो गुफ्तगू इस पे जारी है, एतराज़ात होंगे, इसके ऊपर डिलिब्रेशन होगी। जो 3 फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को वाज़ह कर दिया कि क्या है। इंटरनेशनल मैं आपको एकेडमिक थोड़ी सी डिस्कशन का जो बताऊंगे, डिस इन्फॉर्मेशन को कहा जाता है कि डिलिबरेटली जो आप जो है सर्कुलेट करते हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंशन ऑफ डिसीविंग और मिसलीडिंग। उसी तरह जो है मिस इन्फॉर्मेशन को ले लें और फिर फेक न्यूज़। तो ये हमारे यहाँ पिछले कुछ चंद सालों से इसके ऊपर इतने ज़्यादा, और जिस तरह आपके सवाल में भी था कि जो जिसका दिल आता था बैठ के जो है वो गुफ्तगू कर देता, और अभी जो है वो शनीला साहबा ने जो कहा कि 1 साल तक एक प्रोग्राम जो है, एक शो के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होती रही, तो उस तनासुर में देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बिगनिंग है। इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस का मकसद जो है तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। अगर इसको बेहतर करने के लिए कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसके ऊपर बहस करनी चाहिए। ये जो आपने मुख्तलिफ जिन लोगों का जिक्र किया या जो कह रहे हैं कि तनकीद के अंदर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, मैं इसको मेरी ज़ाती राय में जो है इसको आप सिर्फ आप जो समझें कि अपने आप को वैलिड रखने के लिए मीडिया के अंदर ये वो बहस हो रही है, बाकी इसमें कोई ऐसी कोई ख़ास जो है तनकीद की चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको इसमें शामिल करते हैं। सर ये फरमाइएगा, क्या इस बिल के अंदर लोगों को ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए एक सही नहीं की गई, या जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन या सैलरी है उसको इंश्योर करने के लिए जो सही की जा रही है, कहीं एतराज़ उस पर तो नहीं है? जो सवाल मेरा हुमायूं साहब से भी था कि असल मसला वो तो नहीं है कि हमें अब तनख्वाहें बाय हुक और बाय क्रुक देनी पड़ेंगी, अगर ना मिली तो हमारा जो सबसे बड़ा एडवर्टाइज़र है दैट इज़ गवर्नमेंट, वो हमें फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा। मीडिया जो प्राइवेट मीडिया है ये एक एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट भी है, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है कि जहाँ इंश्योर किया जाए कि इसमें कोई बेगार नहीं लिया जाएगा। और कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपको हमने शनाख्त दी है, कार्ड दिया है, तो आप हमारे लिए भी कमा के लाएँ और अपने लिए भी कमाएँ। तो इस मॉडल से निकलना होगा, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आना होगा, और इसमें मज़ीद चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये भी कानून कहता है कि जब आप लाइसेंस दें तो वो शोहरत, उनका जो मीडिया प्रोफाइल हो, मीडिया सेक्टर में काम करने का तजर्बा हो। तो हमने यहाँ देखा है कि यहाँ जुराइम में मुलव्वस अफराद, गैर जो साफ़ती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और जो बिग बिज़नेस के नुमाइंदे हैं उनको भी चैनल दिए गए। फिर ये है कि वो जिसको दिया जाता है वो आगे भेज देता है उसे, और लाइसेंस बगैर शुरू किए इसका भी के ऊपर भी कोई चेक होना चाहिए। ठीक पॉइंट। और बहुत सारे अदालतों से सज़ा याफ्ता लोग हैं करप्शन के मुकदमात में, उनको भी लाइसेंस इशू हुए, तो पब्लिक इंटरेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? और इनकी तरबियती एकेडमी भी होनी चाहिए। आपने 2 कमरों में, जिस तरह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, एक चैनल खोल लिया किराए की, फिर किसी घर कमरे में बना लिया, आपकी एकेडमी नहीं है। आपने वो जो लोग नए आए हैं उन्हें कोड ऑफ एथिक्स ही नहीं बताए, आपने उन्हें सेंसिटाइज नहीं किया, प्रोफेशनलिज्म नहीं किया। तो यहाँ शुरू में जब दहशत गर्दी की जंग का हमें सामना था, इधर धमाका होता था और मीडिया वहाँ पहुँच जाता था, उसमें रेस्क्यू के कामों में खलल पड़ता था, और जो इसके से शिकार होते थे उनसे फौरी तौर पे उनके तासरात पूछे जाते थे कि आपके वालिद अब दुनिया में नहीं रहे, वालदा नहीं रहे, तो आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ एक साबिक गवर्नर, एथिकल स्टैंडर्ड्स, एक साबिक गवर्नर अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके ऊपर एक प्रोग्राम किया एक एंकर ने और उसको को मजहबी रंग दिया, तो उनका पाकिस्तान में ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। तो ये जो है कि मेरे हाथ में कलम है लेकिन मेरे ज़हन में उजाला नहीं है, जाला है, और मेरे हाथ में एक माइक पकड़ लिया, अब मैं जो उसकी मर्ज़ी करूं। तो यहाँ पे तो ऐसी भी खबर है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में कि उनका एक इंडिया में कारोबार है। एक किसी चैनल पे खबर चली और उस वक्त के चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिए
और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया कई दफ़ा शादियां भी करा चुका है और उनके बच्चों की मां के तौर पे कई औरतों को टीवी पे दिखाया गया, बाद में वो खबर ही फेक निकली। तो फिर ये जब आप इस हद तक, और फिर तीसरा जो इसका अहम पहलू है कि मीडिया के अंदर ये एक गुमान हो गया कि हम किंग मेकर हैं, हम हुकूमतें गिरा सकते हैं, हम हुकूमतें ला सकते हैं, हम करोड़ों लोगों की जेन साजी कर सकते हैं और हम किसी को काबिल नफ़रत बना सकते हैं, किसी को हम देवता बना सकते हैं। इस ताकत को ब्रेक करना रियासत के मुफाद में है कि आप इस तासर को, आपका ये काम नहीं है। और अब भी देखें कि पार्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। अब भी जब हम देखते हैं जी निगरान हुकूमत के लिए नाम, तो उसके अंदर नाम कई ऐसे भी आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नई हकीकतें हैं, इनके अंदर ये देखना चाहिए। रशिया में ऐसा हुआ है कि वहाँ कई प्राइवेट चैनल वाले बहुत बाअसर हो गए। तो जो गोरबाचोफ ने कहा था पेरेस्ट्रोइका में कि ओपननेस चाहिए, ग्लास नोट चाहिए, लेकिन हमें आज़ादी सहाफ़त को भी इंश्योर करना होगा। असल मसला जो आज भी है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की राह में रुकावटें, वो हुकूमतों को दूर करनी चाहिए। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल देख लें, सारे 140 चैनल आपने गिरवाए हैं। 2 रोज़ कबल 11 मजदूर एक दीवार के नीचे हाथ धो बैठे। वो मजदूर कौन थे, किन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, किस कंपनी का वो ठेका था, उनके ऊपर लेबर लॉज का इतलाक़ होता है या नहीं, उनकी तनख्वाह कितनी थी, कि इन 140 चैनल में से किसी एक चैनल पे भी तहकीकाती रिपोर्ट मुझे दिखा दें, और कोई हासिल भी नहीं कर सकता। तो इतलात पे तक रसाई नहीं है आम आदमी की। 240 चैनल भी होंगे तो आम आदमी की बात कौन करेगा। उसके लिए पीटीवी का अहम किरदार है कि वो सेठ मीडिया नहीं, उसके पास रेटिंग भी नहीं, वो पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, वो सिर्फ हुकूमतों का तर्जमान ना बने। इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात ये भी चाहती हैं कि वो पीटीवी को, रेडियो को एक इत्तलात तक रसाई का मुस्तनद चैनल बनाएं, जिस पे लोग कहेंगे इस पे सिर्फ मुसद्दका खबरें चलती हैं। तो इससे भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, फेक न्यूज़ का, डिसइंफॉर्मेशन का। ठीक है, सज्जाद साहब आपको इसमें शामिल करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने शुरू में एक बात की थी, उन्होंने कहा था इनके जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते तो फिर आपको तो कारोबार या इस तरह के काम में आना ही नहीं चाहिए, इस प्रोफेशन के अंदर आना ही नहीं चाहिए। डोंट यू थिंक कि जो हमारी मशरूम ग्रोथ हुई है एक दूसरे को देखते हुए, फिर क्रॉस ओनरशिप भी आई है, फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अपने चैनल्स जो हैं इस्टेब्लिश किए हैं एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे भी, उनकी जो बेस है वो डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन पे थी। अब उनकी बेस को इस स्ट्रक्चर ने आके हिला दिया जिसकी वजह से उनको खासी तकलीफ हो रही है। ऐसा ही है क्या? आप दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप किसी भी प्रोफेशन की एक प्री क्वालिफिकेशन तय नहीं करते ना, और अगर फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो फिर इसी तरह होगा कि कोई प्रॉपर्टी डीलर भी आके चैनल खोल लेगा और कोई फैक्ट्री ओनर भी आके चैनल खोल लेगा। तो कुछ तो क्राइटेरियन होना चाहिए कि एक चैनल खोलने वाली कंपनी जो है उसका कोई प्रोफाइल मीडिया रिलेटेड या उनका कोई अपना एक्सपीरियंस है या नहीं है। लेकिन यासर, मैंने देखा है आज जो मैंने डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वज़ीर इत्तलात साहबा की, उसमें मैंने देखा है 3-4 असूलों को सामने रखा गया है। नंबर 1, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जो है, मैं ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, उसको ठीक करने की कोशिश की गई है इस नए मुजवज़ा एक्ट में। और इसके साथ ही साथ जो वर्किंग जर्नलिस्ट के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या एक राइट टू नो है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर इन तीनों चारों चीज़ों को आइडली उसमें अकोमोडेट कर लिया जाए, और अगर इसके बारे में कोई पॉजिटिव इनपुट है किसी के पास, किसी भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के पास, उसको भी अगर ऑन बोर्ड ले लिया जाए और उसको इसमें शामिल कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन इंटरेस्ट ग्रुप्स का है। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि एक डिवाइड है मीडिया के अंदर भी। वो जो डिवाइड है मीडिया के अंदर, वो उन दोनों मीडिया ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। हमेशा एक गवर्नमेंट आती है तो एक ग्रुप उसके साथ मतलब असेंबल हो जाता है, वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवाना चाहता है, और दूसरा दूसरे के साथ।
और ये जो बिजनेस टसल है बाज़ औक़ात, उसके अंदर जो बुनियादी असूल होते हैं उनका कत्ल हो जाता है। तो ये एक पहली दफ़ा एक एफर्ट हुई है, इसको एक कंसेंसस एफर्ट बनाना चाहिए। उन लोगों को भी जो इस पे एतराज़ात कर रहे हैं उनको चाहिए, देखे ना अभी PFUG के प्रेसिडेंट है अफजल भट्ट साहब, मैंने उनको भी एक चैनल पे देखा था, उन सबको अपने एतराज़ात को आर्टिकुलेट करके एक एजेंट बना के वज़ीर इत्तलाफ साहब से मिलना चाहिए अगर उनको कुछ उसमें दिक्कत नजर आ रही है। उनका एतराज़ अजीब नहीं लगता? हाँ, और अगर अभी भी कोई रिजर्वेशंस हैं उनको फाइनल तो, लेकिन नहीं, अगर अभी भी है तो उनको चाहिए कि वो इंटरेक्शन कर ले। अच्छा, इसी तरह मैंने देखा है कि PBA की मुकम्मल, PBA ने तो इसको सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया, लेकिन मैंने देखा CPNE का प्रेसिडेंट जो है वो एक चैनल पे कह रहा था उसको भी चाहिए कि वो अपने अदारा जाती इनपुट जो है वो दे। और इसी तरह ये चीजें जो हैं वो फार्मुलेट होंगी और जाके जब असेंबली में इसके ऊपर बहस होगी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट भी किया जा सके। तो अगर ये जो एक यकतरफा कहानी है ना जी कि डाका डाला जा रहा है मीडिया के हकूक पर, तो बेसिकली वो जो यावा गोई है और बगैर सबूत के खबरें देने वाला सिलसिला है, जिसके नतीजे में रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक क्यास खड़ा करता है, पॉलिटिकल क्यास रोज एक जन्म लेता है और अगले दिन वो फेजल आउट हो जाता है, फिर नई स्टोरी आती है। और उसके नतीजे में हमारी पब्लिक ओपिनियन है वो भी बहुत बुरी तरह आपने देखा कि उसमें कितना बिगाड़ वाक़ हुआ है। ठीक है सर, तो क्विकली बुनियादी तौर पे चीजों को अगर कहीं किसी को एतराज है। ओके सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे अगले मौजू की जाने बढ़ना है जनाब। अगला मौजू है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से। साल है 2013 और उस वक्त अगर आप देखें तो दहशत गर्दी का जोरा था। उस वक्त अगर आप देखें तो एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर 16 से 19 घंटे बिजली शहरों और देहातों के अंदर वो जाया करती थी। फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद पड़ी थी। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरकर 2 से 3 बिलियन डॉलर्स के वो तक पहुंच चुके थे। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, यानी FDI जिसे हम कहते हैं या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो ना होने के बराबर थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब ओहदा संभाला तो उसके बाद से उन्होंने कुछ बुनियादी जो हमारी मईशत के अंदर तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। उसके अंदर वो चाइना का जो एतमाद था उसको बहाल करने में कामयाब हुए। CPEC पाकिस्तान में लाया गया, 46 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट्स की गई और उसके साथ ऑन ग्राउंड जो है वो अब तक तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो लग चुके हैं। इसके साथ साथ जो मैस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे उनको कंप्लीट किया गया, कम मुद्दत में कंप्लीट किया गया और उसकी कॉस्ट भी जो है वो बचाई गई। इसके साथ साथ जो एनर्जी क्राइसिस था उसे ओवरकम किया गया और पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहां पे हम ब्रेक इवन पे पहुंच गए। पीक आवर्स के अंदर भी हम मेंटेन करना, उसके साथ मैनेज करना हमारे लिए आसान था। फिर एक ऐसा दौर आया उसके बाद, फिर हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग थी वो रुक गई। CPEC यानी चाइनीज आपसे नाराज होकर अपने जो प्रोग्राम्स थे या जो अपने प्रोजेक्ट्स थे उनको गो स्लो में ले गए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान एनर्जी के एक दोबारा क्राइसिस में, एक विशियस साइकिल में, एक डेट ट्रैप के अंदर दोबारा से जाना शुरू हो गया। और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, PSDPs हैं, उसको भी कट किया गया और पाकिस्तान की जो ओवरऑल माशी नमू थी या GDP ग्रोथ थी उसके अंदर भी बहुत हिट आया। मां सवाए 1 साल के जिसके अंदर दुनिया के अंदर कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बन गया था पाकिस्तान में जिसमें ऑर्डर्स आए। इस पर जरा बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि किस हद तक जो है वो ये जो ब्रेक आया है ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आपसे सवाल होगा, नवाज शरीफ मुल्क की खुशहाली के मेमार, PMLN के मोटरवेज और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मुल्क की तरक्की में कितने अहम? देखें जी, अगर आप ये देखें कि 1999 से लेकर 2008 तक जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था उसमें कोई बिजली घर नहीं बनाए गए, जिसके नतीजे में जब 2008 में नई हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो आपने देखा कि वो पूरा अरसा जो है वो लोड शेडिंग और इस तरह के मसाइल जो है वो सामने थे। फिर आपने खुद ही बताया कि CPEC के हवाले से बहुत सारे बिजली के मंसूबे लगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि 2013 में इंतखाबात हुए और अगले साल से सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो शुरू हो गया। 2014 में एक धरना आया
दहशतगर्दी तो खैर वो जो थी ही थी। तो उसकी वजह से यह हुआ कि आपकी जो पावर की जो जनरेशन है वो तो बढ़ी, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद जो 2018 से जो दौर आया, तो इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि वो जो बिजली है उसकी खपत सनती हवाले से ज़राअत में, मॉडर्न एग्रीकल्चर में वो इस्तेमाल नहीं हुई, तो आपको कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत सारे पैसे देने पड़े, और वो मामला अभी तक जो है वो है। अब जो सेकंड फेज़ है सी पैक का जो शुरू होना था, वो 2018 से उस पर कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई। आपने खुद ही बताया कि उसको तो ताला लगा दिया। तो ये मसाइल हैं। अब जो आपके प्रोजेक्ट बन गए, मिसाल के तौर पर आपने मोटरवे का जिक्र किया, तो ये आपके असेट्स हैं। अभी भी जब आप बहुत सारी चीज़ों पे निगोशिएट करते हैं तो आप इन चीज़ों को अपने असेट के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। ठीक। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब आज भी वज़ीर आज़म ने दोबारा मीसाक मईशत की बात की है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने जो जमातें हैं वो मुआशी इस्लाहत का एक प्रोग्राम दें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये सस्टेनेबल नहीं है। इस तरीके का जो मॉडल है हमारा इकॉनमी का, बजाय अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करने के अलावा और जो रेवेन्यू के जो नए ज़राए हैं वो किए बगैर कोई और निजात की सूरत नहीं है। जी ठीक है। शिंगला साहब, ये फरमाइएगा, अगर 2018 को हम ले लें और उसके अंदर जो उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा था जून के अंदर, तो जून में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी, अगर 2018 से ये सिलसिला चलता रहता, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आती, और ये सिलसिला रुकता ना, तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा होता और कितना पाकिस्तान को हिट पड़ी है ये जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ से ऑलमोस्ट चला गया है, एफडीआई नहीं आ रहा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आ रही, कितना नुकसान हुआ है? यासिर, इससे भी पीछे चले जाते हैं। अगर 1999 में हुकूमत को चलने दिया जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ पे होता ना। वही पाकिस्तान जो इंडिया से आगे जा रहा था माशी तौर पे, वो उससे कितना पीछे जा चुका है। अब हम में और उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। वो जो इंडिया हमसे आके माशी मॉडल पूछ रहे थे कि क्या आप कर रहे हो और हमसे सीखना चाह रहे थे, आज हम उन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे जहाँ पे उनकी जीडीपी पहुंच चुकी हुई, जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, जहाँ पे उनके ज़र मुबादला के ज़खायर पहुंच चुके हुए हैं, और हम एक एक डॉलर के लिए, दो दो डॉलर के लिए दूसरे जो ममालिक है उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। मसला यही है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जिनको तजर्बात करने का शौक होता है, हाइब्रिड रिजीम ला के अपनी मर्जी के फैसले करने का शौक होता है, अगर वो अपने ये शौक ना को खत्म कर देते और अवाम के साथ खिलवाड़ ना करे तो आज पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा बेहतर होती। 2018 के एंड पे देख ले, जीडीपी कहाँ पे था, आपकी महंगाई की शरह कहाँ पे थी, आपके ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पे थे। लेकिन हम ये करते हैं कि जो इस मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहता है, मुल्क में तरक्की कराना चाहता है, हम उसको सजा देते हैं। जिसने मोटरवे बनाई, पहली दफा जब मोटरवे बन रही थी जो इस्लामाबाद से लाहौर की थी, कितनी उसके ऊपर तनकीद हुई थी, लेकिन आज सब उसे फायदा उठा रहे हैं। अब वो मुल्तान से भी कनेक्ट हो रही है, वो कराची से भी जाके हो रही है, कोयटा के साथ उसको मिलाना है, हजारा की भी बन गया, पेशावर की बन गया। वो जो एक साहब कहते होते थे कि कौमें जो है वो सड़कों से या मेट्रो से नहीं बनती, फिर अपने दौरे हुकूमत में इन्हीं की बनाई हुई जो सड़क प्रोजेक्ट थे उनके फीते काट करके क्रेडिट लेने की कोशिश करते थे। और एक बीआरटी बनाई, जी बीआरटी जो थी वो बनाई, जिसका 30 अरब जो था तखमीना लगाया गया, और बाद में 100 अरब में भी जाके जो वो बनी, तो उनकी सारी बसें जो खराब थी उसके अंदर चलाने के लिए। तो असल में ये है कि एहतसाब यहाँ पे नहीं होता है। जो इन माशी तरक्की को रोकते हैं, जो इसकी राह में रखने डालते हैं, जब उनका एहतसाब होना शुरू हो जाएगा तो खुद बहुत ये काम रुक जाएगा और पाकिस्तान जो तरक्की करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एहतसाब किनका करते हैं, उनका जो तरक्की की राह के ऊपर डाल देते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी एलएनजी के सस्ते जो मुआहदे करते हैं तो हम उनको नैब के चक्कर लगवा रहे होते हैं, जी नैब के चक्कर लगवा रहे होते हैं। उनके जो साद रफीक हैं वो रेलवे की जो अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर देते हैं। वो रेलवे जब उनको मिली थी तो उसके पेट्रोल के पैसे देने के लिए रेलवे के पास बजट नहीं था, उन्होंने अपने पैरों पे उसको खड़ा किया, उसका रेवेन्यू 50 अरब तक लेके गए और उनको सुप्रीम कोर्ट में बुला के उनकी तस्दीक की गई। 1.5 साल तक वो उनके भाई जेलों में बैठे रहे। आज भी वो उसके ऊपर काम उन्होंने फिर रेलवे के ऊपर काम शुरू किया। जब उनको रेलवे मिली तो पेंशन और तनख्वाहें देने की
का बजट नहीं था उस रेलवे को जिनको वो प्रॉफिट में लेके गए हुए थे। तो ये पाकिस्तान का मसला सिर्फ यही है कि जब आप काम करने वालों को इज्जत देंगे तो, और जो इस मुल्क में तबाही करते हैं या मुल्क की माशी तरक्की में रखना डालते हैं उनको सजाएं देंगे, तो खुद ब खुद ये पाकिस्तान जो तरक्की करना शुरू कर देगा। फिर आपको ये सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि जो तरक्की कर रहा था तो क्यों उसको रोक दिया गया और आज पाकिस्तान कहाँ पे होता। ठीक है, हुमायूं खान साहब ये फरमाइएगा, बार बार शनीला साहिबा ने भी इस तरफ इशारा किया कि एहतसाब होना चाहिए। ये पब्लिक मनी थी, ये डेट था जिसके साथ खिलवाड़ किया गया, 25,000 अरब रुपया जो है वो कर्जा लिया गया, लेकिन अभी ग्राउंड पे नज़र नहीं आता। डोंट यू थिंक कि एहतसाब होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए पब्लिक मनी के साथ जिसने खिलवाड़ किया है? जी बिल्कुल यासिर, इस पे तो कोई दो राय नहीं कि जो पब्लिक एक्सचेकर से जो पैसे लगते हैं हम सब की और आपकी जेबों से जो निकल के जाते हैं, कोई तो बताए कि वो कहाँ लगे। तो जो पिछली गवर्नमेंट ने किया उसका तो हिसाब यकीनन होना चाहिए। लेकिन जो आपका एक इससे पहले वाला सवाल था उसके ऊपर एक चाइना की बड़ी मशहूर एक प्रोवर्ब है जी। ये जो एतराज़ किया जाता था मोटरवे के ऊपर, उसमें वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच और वेल्दी बिल्ड रोड्स। और वो आइडिया उसका क्या है, कनेक्टिविटी हो। अब इस वक्त की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त दुनिया में चल रहा है बेल्ट एंड रोड जिसको कहते हैं, 160 से ज़्यादा मुल्क उसके अंदर हैं, 75% दुनिया की आबादी उसका हिस्सा है, आधे से ज़्यादा GDP जो है वो उनके साथ है, $4 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट। और उसका सिग्नेचर क्या है, कनेक्टिविटी, कि मुल्कों के दरमियान कनेक्टिविटी हो, ओपन ट्रेड हो, फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात की जा रही है। तो हमने जो करने की तो हमारा तो पायलट प्रोजेक्ट था, क्या बना हमारे पायलट प्रोजेक्ट का? मैं जब चाइना मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ उन्होंने शोकेस किया इसको, ये CPEC है हमारा पायलट प्रोजेक्ट, वन ऑफ द फ्लाइंग हॉर्स। ये मुर्जा सोलंकी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन इजलासों में मौजूद थे जिसमें शोकेस किया जाता था हमारे प्रोजेक्ट को। क्या हुआ फिर? जिस वक्त 2013 में ये हमने साइन किया उस वक्त आपकी 2 से 3% ऑफ GDP का नुकसान हो रहा था, क्योंकि आपके पास बिजली नहीं थी, आपकी जो मंडियां थीं वो मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं थीं, आपकी जो सड़कें थीं वो एक उनके बुरे हाल थे। तो जो गवर्नमेंट का आइडिया इनिशिएटिव था कि पहले फेज़ में हमने सड़कें बनानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें हमने बिजली जो है वो 10,000 मेगावाट से ज़्यादा शामिल कर ली, हमने जो है जो हाई वोल्टेज लाइंस थी उसको लगा लिया। उसके बाद अब हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाना था। तो जब ये हुकूमत आई और उनकी एक गवादर में मीटिंग हुई, जो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई या फॉर्चुनेटली, जिसमें जो चीनी इन्वेस्टर थे उन्होंने एतराज़ किया कि जी हमारे साथ तो 3-4 सालों में हुआ कि हम करना क्या चाहते थे हमें करने नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों का हिसाब होना चाहिए, क्यों एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कि दुनिया के प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कंसिडर किया जा रहा था वो रोक दिया गया। अच्छा, और अब हमने जिस तरह शुरू करने में हमें इसके ऊपर 126 दिन के धरने ने हमें इसको रोका, उसके बाद हम जो सेकंड फेज है उसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया पिछले 3-4 सालों 2.0 तो जो 2.0 बनना था, जिसमें आपने सड़कें बना ली, जिसमें आपने बिजली घर लगा लिए, जिसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, जहां से पैसा जनरेट होना था वो उसको आपने रोक दिया। सही। तो उसका हिसाब बिल्कुल होना चाहिए, और जब वो हिसाब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुल्क के साथ किसने ज्यादती की। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बिल्डिंग है अगर आप उस वक्त की कॉस्ट लगाएं, आप आज की कॉस्ट लगाएं, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। जो 4 साल का अरसा जिसके अंदर तवक्कुफ़ किया गया, जिसमें नहीं किया गया, उसकी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है वो अब एक आम पाकिस्तानी के ऊपर बोझ बना है, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो करनी ही करनी है। उसका खमियाजा अब किसे भुगतना पड़ेगा और ख़ास तौर पे किसको आंसरेबल होना चाहिए उसके लिए? ये मिस डायरेक्टेड डेवलपमेंट है, और दुनिया में 60 की दहाई में तरक्की याफ्ता ममालिक में और नीम तरक्की याफ्ता ममालिक के डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बना ली। और अब बड़े अफसोस की बात है कि हम ये 2023 में एक आज की जो आपका ये सेगमेंट है ये परफॉर्मेंस ऑडिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोलंकी साहब ने जिस तरह बताया उन अदवार का जिक्र किया, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने जो नेचुरल गैस थी हमारी वो भी CNG की शक्ल में ज़ाया की, एड्स चला करते थे, करोड़ों अरबों डॉलर बाहर से इंपोर्ट करके वो CNG प्लांट बने, जो आज जो है वो कौड़ियों के भाव कोई नहीं लेता। और उसके ऊपर हमने वो उसको समझा कि ये ज़खायर हमेशा के लिए होंगे। और दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि कोविड में ये एहसास हुआ कि ये अब जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मास अर्बन ट्रांजिट के ट्रांसपोर्ट के मंसूबे थे, उसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब लोगों ने अपनी फ्यूल कॉस्ट बढ़ी तो उनको इस्तेमाल करना, एफिशिएंटली इस्तेमाल करना उनके लिए एक एडवांटेज में करना। तो अगर ये मेट्रो मंसूबे ना होते, तो मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो रूट है मेट्रो बस का, इसमें हज़ारों लाखों स्टूडेंट रोज़ाना इसमें आते हैं। बच्चियाँ इज़्ज़त के साथ आती हैं, रोज़गार उनको अच्छा मिलता है और बाइज़्ज़त सफ़र होता है।
तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि अगर आप देखें हमारे मुल्क में दो मसले हैं। एक मसला तो ये है कि गुर्बत है, और दूसरा मसला ये है कि रियासत ने शहरियों को सहूलियात देनी है, उनको डेवलपमेंट करनी है। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में आप वहीं पैसे खर्च करेंगे जहाँ शहरों में आबादी है और उनको उसका फ़ायदा होगा। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या ये मेगा प्रोजेक्ट हो। अब ये जो मोटरवे का मंसूबा था साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ का, अगर उनको उनके इस विज़न पे चलने दिया जाता तो 10 साल के अरसे में उन्होंने पेशावर से लेके कराची तक और गवादर से लेके कराची तक इस सब को लिंक कर देना, और ये पाकिस्तानियत के लिए और मुल्क की फेडरेशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब ये भी हैरानी की बात है, ये इस पे भी आप इत्तेफाक करेंगे कि 70-75 साल से हमारे पास एक नेशनल हाईवे नहीं थी जो पूरे मुल्क को आपस में कनेक्ट कर सके। तो उसके लिए एक शख्स ने सही की और उसको फिर उसकी सज़ा भी मिली। और तीसरा मैं ये पहलू करना चाहूँ, जो हम कहाँ से हमारा ये गोल मिस हुआ जिसकी तरफ शहनीला ने इशारा किया कि हमारे हमसाया ममालिक हमसे आगे निकल गए। एक वो वक्त था जब हमें जो जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट की वजह से बाहर से पैसे मिल रहे थे और हम यहाँ इकनॉमिक रिफॉर्म्स कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते थे। उस वक्त हमने वो रिफॉर्म्स नहीं की, वो मईशत और रियासत को सिम्पनी दी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने उस वक्त की। आज हमें कोई बांग्लादेश की मिसाल देता है, कोई इंडिया की देता है, पर वो टाइम था जब स्टेट के पास एक कुशन भी था। उस वक्त हमें अपने खसारे में चलने वाले इदारे, जो एक और बड़ा जुल्म हुआ कि प्राइवेटाइजेशन का अमल 2007 से उसको ऐसे आसेब का सामना करना पड़ा कि हम स्टील मिल कराची आज तक प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जो था कि हम बाकी कर सही। तो उसके अंदर इदारा जाती जो इनर्शिया और रुकावटें थीं उन्होंने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान जो एक मीडियम साइज़ मुल्क है उसके शहरियों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें और उसकी मईशत को मजबूत करें, और खसारे में चलने वाले जो बोझ है आवाम के टैक्स के पैसे से चलने वाले इदारे जो हमारे बजट पे बोझ हैं उनसे जान छुड़ाएं। तो उस सिलसिले में हमें ज़रूरत है, और गवर्नमेंट का प्लान भी है कि वो प्राइवेटाइजेशन के अमल के ज़रिए उसको मईशत में बेहतरी की तरफ गामज़ान है। आपका पॉइंट आ गया। सिजाद साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये फरमाइएगा। मेट्रो बनाई तो कहा गया कि जंगला बस सर्विस बनाई जा रही है, मोटरवेज बनाई तो कहा गया इसके अंदर कमीशन जो है वो खाया गया है, और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात लगाए गए। जब अपनी हुकूमत आई तो एक BRT जिसे कहते थे कि वो कभी कम चलती है ज़्यादा जलती है, तो जो प्रोजेक्ट्स ये नहीं बना सके और जो प्रोजेक्ट्स मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बने उनके तीनों अदवार के अंदर, उसका अगर कंपैरिजन किया जाए, वोटर जब वोट देने जाएगा आज से डाउन द लाइन, जब भी उसका अनाउंस होता है, इलेक्शन कमीशन ये करवाता है, उसको किस हद तक इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की असल में इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से किसके दौर में हुई और एक आम पाकिस्तानी को किससे फायदा पहुंचा? जी वो तो बहुत वाज़ेह है। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में मुस्लिम लीग नून को ये क्रेडिट जाता है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आई उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, और ख़ास तौर पे अर्बन डेवलपमेंट पे बहुत काम किया, और ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो मोटरवेज़ का जो एक नेटवर्क बन गया, पहले पंजाब में बना और अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है, तो ये सारा क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ का है। और फिर इसको कम्प्लीमेंट करती है ये जो CPEC है, ख़ास तौर पे जो CPEC का जो सारा प्रोजेक्ट है, उस पहले उसका आगाज़ तो एक सड़क जो ग्वादर तक की सड़क थी जो खंजराब से ग्वादर तक बननी थी, वो बनाई गई है, बहुत बड़ा मोटरवे, और फिर उसके साथ साथ जो उसके साथ मुल्हिका जो दूसरे मंसूबे थे वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के थे, एनर्जी के थे और इकोनॉमिक जोन्स बनने के थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में इकोनॉमी के रास्ते में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो डिस्टेबलाइजेशन है। अगर आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ की 13 में गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त जो अपोजिशन में जमात थी, सबसे बड़ी जमात, वो पीपल्स पार्टी थी, और आसफ अली जरदारी ने कहा था कि अगले 5 साल हम अपोजिशन नहीं करेंगे,
आप अपना फुल पोटेंशियल लगाएं इसको अपनी इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। और आसिफ अली जरदारी ने बेसिकली वो डायरेक्शन भी सेट कर दी थी CPEC की, लेकिन आपने देखा कि एक तीसरी कुव्वत उभारी गई विद इन ईयर्स, और फिर उस तीसरी अगले साल अगस्त 2014 में कि तो वो जो उनका धरना शुरू हो जाता है 140 दिनों का। मोमेंटम बन रहा था 5 साल पहले, और हाँ 14 में धरना शुरू हो गया, और उसके नतीजे में वो एक भूत जो था उसको इतनी बड़ी उसमें हवा भरी गई कि उसके नतीजे में वो सारा कुछ जो था वो मिलियामेट हो गया। और वो जो प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होने थे 19 में, 20 में, 21 में, आज हम 23 में हैं, तो सारे तातुल का शिकार है। तो जब तक पाकिस्तान की रियासत को ये समझ नहीं आएगी कि ये जो सोर्स ऑफ डिस्टेबलाइजेशन हैं इनको रोक के